अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। मोस्टली इसके अंदर हम BPS6 वैक्सीनेटर की जॉब्स की प्रिपरेशन में जितने भी हमारे पास सिलेबस के अंदर जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट उन सबकी इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे। आज के सीरीज़ के अंदर मोस्टली जो हमारा मेन जो मकसद है या फिर मेन जो हमारे पास सिलेबस है वो हमारे पास है EPI। इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर हमने मेन जो ना फर्स्ट ऑफ ऑल EPI को जो कवर करना है। इसके अंदर हमने EPI को जो ना इंट्रोडक्शन से लेकर बिल्कुल उसकी डेप्थ में जाएंगे कि EPI क्या है, कब शुरू हुई थी, कहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट हुई थी, फिर पाकिस्तान में कब आई, फिर सिंध में कब आई, फिर वो कौन कौन सी डिजीज़ के लिए उनको ना इस्तेमाल किया जाता है। वो सारी चीज़ें जो भी EPI के अंदर इंशाल्लाह आती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमने इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करनी है, पढ़नी है। इसके बाद बाकी जो सिलेबस आता है इसके अंदर मज़ीद जो सिलेबस का पार्ट है इसकी प्रिपरेशन में वैक्सीनेटर की इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। मगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने EPI को जो ना कवर करना है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो आज का जो हमारा ये जो लेक्चर है ये मोस्टली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट द EPI। आज हम जस्ट EPI का इंट्रोडक्शन करेंगे कि EPI फर्स्ट कहाँ पर हुई थी, पाकिस्तान में फिर कब आई, सिंध में फिर कब आई, वो कौन कौन सी डिजीज़ के लिए जो ना EPI काम करती है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करनी है। तो मोस्टली EPI का अगर हम देखें तो EPI फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके हम फुल फॉर्म की अगर हम बात करें जो हमारे पास है EPI, तो EPI का जो फुल फॉर्म है उसे हम कहते हैं जो ना एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, कि जो इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है उसके अंदर क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, मज़ीद उनको इंक्रीज़ की जाए, तो इसको हम कहते हैं EPI। या फिर मज़ीद जो ना इम्यूनाइजेशन के अंदर जो ना मज़ीद इंक्रीमेंट। तो देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है या फिर वैक्सीनेशन क्या होता है या फिर EPI क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल EPI का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हमारे पास दैट इज़ द एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है जिस सिस्टम का नाम है इम्यून सिस्टम। अब उस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना या फिर उस इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना, उसको मज़ीद प्रोसेस में लाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इम्यूनाइजेशन कहेंगे। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट वैक्सीन यूज़ करते हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। उसको बूस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट वैक्सीन लेते हैं ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम हो क्या जाए, एक्टिव हो जाए, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इम्यूनाइजेशन कहेंगे। तो मोस्टली इस प्रोग्राम के अंदर हम ना डिफरेंट वैक्सीन लगाएंगे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम वो एक्टिव हो जाए फॉर दैट फाइटिंग ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द डिजीज़, कि वो डिफरेंट काइंड की जो डिजीज़ आएंगे उनसे वो क्या कर सके, फाइट कर सके या फिर उनसे लड़ सके। अब ये जो हमारे पास EPI है, इसका फर्स्ट आगाज़ जो ना एक दुनिया की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WHO, उसने फर्स्ट आगाज़ किया था EPI का। वो उसने फर्स्ट आगाज़ क्यों करा था, अब WHO जो ना दुनिया की एक मानी जो ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं WHO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया की जो ना एक बड़ी हेल्थ के हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने सबसे पहले EPI के बारे में या फिर EPI को जो लाने में या फिर इंट्रोड्यूस कराने में जो मेन रोल है वो WHO का ही है। तो इसने EPI कब लाया था, इसने लाया था 1974 के अंदर, सबसे पहले इसने जो ना EPI प्रोग्राम को लाया था। अब इसने क्या ज़रूरत पड़ी कि इसने जो ना EPI को जो ना इंट्रोड्यूस कराया या इसको लेके आए। अब होता क्या है कि मोस्टली ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जो ना, या फिर हम पूरी दुनिया की बात करें तो जो बच्चे पैदा हो रहे थे तो उन बच्चों के अंदर मोस्टली ऐसी डिजीज़ जो ना पैदा हो रही थी जो डिज़ीज़ क्या करती थी, या तो बच्चों को कम्प्लीटली डिसेबल कर देती थी, काम करने से बिल्कुल लाचार कर देती, या फिर उनकी जो ना कम्प्लीटली डेथ हो जाती। तो उन डिजीज़ से बचने के लिए जो ना WHO ने एक प्रोग्राम जो ना इंट्रोड्यूस कराया था, जिस प्रोग्राम का नाम क्या है,
ईपीआई के अंदर मोस्टली जो ना डिफरेंट डिजीज से लड़ने के लिए इसके अंदर क्या है वैक्सीनेशन की जाती है। वो कौन कौन सी डिजीज़ है आगे लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ तक ये समझ लें कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ थी, उन डिजीज़ से लड़ने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया था, जिसके अंदर जो ना फिर वैक्सीनेशन का जो ना आगाज़ किया गया। डिफरेंट बच्चों को वैक्सीन दी गई ताकि वो उन डिजीज़ से बच सकें, उनकी जो ना उनसे हिफाजत हो सके। तो सबसे पहले ईपीआई को जो ना WHO ने 1974 के अंदर आगाज़ किया था। उसके बाद ईपीआई का जो आगाज़ पाकिस्तान के अंदर हुआ था वो हुआ था 1978 के अंदर। 1978 के अंदर जो ना पाकिस्तान के अंदर आगाज़ हुआ था। उसके अलावा सिंध के अंदर जो ईपीआई का जो आगाज़ हुआ था सिंध के अंदर वो हुआ था 1979 के अंदर। 1979 के अंदर। अब ये जो हमारे पास डेट है ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट के अंदर का एमसीक्यूज़ से रिलेटेड इनमें से भी सवाल आ सकते हैं कि सबसे पहले ईपीआई का आगाज़ कब हुआ था, या फिर पाकिस्तान के अंदर ईपीआई का आगाज़ कब हुआ था, या फिर सिंध के अंदर ईपीआई का आगाज़ कब हुआ था। तो ये थोड़े एमसीक्यूज़ टाइप के जो ना सवाल है, इनकी डेट है वो याद करना ज़रूरी है। अब ये जो हमारे पास ईपीआई सिस्टम है मोस्टली इनका प्रिंसिपल क्या है, इनके जो ना मेन मकसद क्या है, इसको क्यों बनाया गया है। मोस्टली ये जो हमारे पास ईपीआई है ये जो ना हमारे पास मोस्टली 10 ऐसी डिजीज़ हैं, 10 ऐसी डिजीज़ हैं जो डिजीज़ क्या कर देती थी कि हमारे पास जो बच्चे पैदा होते थे उनको जो ना या तो वो डिसेबल कर देती थी, या तो उनकी कंप्लीटली क्या कर देती, उनकी मौत कर देती। और उनके साथ कुछ प्रेग्नेंट वोमेंट्स भी थी, उनके अंदर भी डिजीज़ आ रही थी। तो उन 10 डिजीज़ से बचने के लिए हमारे पास उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था ईपीआई सिस्टम को। तो वो 10 डिजीज़ जो थी हमारे पास मोस्टली जो ना बच्चों के अंदर जो ना बर्थ से लेकर उनकी जो ना 15 मंथ्स तक जो ना इन डिजीज़ का जो ना असर ज़्यादा होता है। फिर उन्होंने क्या करा कि बच्चे की पैदाइश से लेकर 15 मंथ तक उनको ना डिफरेंट जो ना वैक्सीनेशन या फिर वैक्सीन देना शुरू कर दी। फिर उस वैक्सीन को एक प्रोग्राम के तहत देना शुरू कर दिया। उस प्रोग्राम का उन्होंने नाम क्या रखा था, ईपीआई का नाम रखा था। तो इनके अंदर जो ना चिल्ड्रेन आ रहे थे जिनकी एज के कब तक उनको जो ना ये वैक्सीन दे रहे थे अंटिल द 15 मंथ। उसके अलावा जो ना कुछ इसके अंदर प्रेग्नेंट वोमेंस भी आ रही थी। प्रेग्नेंट वोमेंस को भी इन डिजीज ने ना झगड़ा हुआ था, तो उनको भी ये वैक्सीन ना लगा रहे थे। तो उनको इन 10 डिजीज से बचाने के लिए उन्होंने ना ये सिस्टम बनाया था, ये प्रोग्राम बनाया था। अब ये 10 डिजीज कौन कौन सी थी, वो जो हमारे पास बीमारी थी वो कौन कौन सी थी जिनको जो ना ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था। तो उसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास डिजीज़ आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड ट्यूबरकोलाइसिस। फर्स्ट जो हमारे पास आ जाती है जिसका नाम है ट्यूबरकोलाइसिस, या जिसे टीबी कहा जाता है। टीबी कहा जाता है उर्दू के अंदर, या फिर सिंधी में इसको सिल कहा जाता है। सिल कहा जाता है। सेकेंड जो हमारे पास डिजीज है दैट इज कॉल्ड द पोलियोमाइलाइटिस, जिसको पोलियो भी कहा जाता है, या फिर बच्चों का फालिज भी कहा जाता है। इसे बच्चों का फालिज भी कहा जाता है। बच्चों का फालिज कहा जाता है। थर्ड जो हमारे पास डिजीज है दैट इज कॉल्ड द हेपाटाइटिस बी, जिसे काला यरकान कहा जाता है। उर्दू के अंदर काला यरकान। अब क्या है ये उर्दू के अंदर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो वैक्सीनेटर की टेस्ट होती है वो उर्दू मीडियम में होती है। तो इसके ये जो टर्म है उर्दू वाले ये हमको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेस्ट के अंदर उर्दू से रिलेटेड टर्म आ गए फिर हमें उर्दू समझने में थोड़ी बहुत मुश्किलात होगी। तो अच्छा रहेगा कि आप इंग्लिश के साथ साथ जो ना उर्दू टर्म भी जो ना कवर कर लें, कि अगर कोई उर्दू से रिलेटेड जैसे कि टीबी आ गया या फिर काला यरकान आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि काला यरकान कौन सी डिजीज़ है। तो इस तरह के टर्म आपको याद करने चाहिए। फोर्थ जो हमारे पास डिजीज़ है दैट इज कॉल्ड द परट्यूसिस, जिसे काली खांसी भी कहा जाता है। काली खांसी। एंड फोर्थ जो हमारे पास डिजीज है दैट इज कॉल्ड द डिप्थेरिया, जिसे जिसे खनाक कहा जाता है। खनाक। अब सिक्स्थ जो हमारे पास डिजीज है दैट इज कॉल्ड द टेटनस।
टेटनस। टेटनस को जो ना झटके की बीमारी या फिर तशिंज कहा जाता है। झटके की बीमारी या फिर इसको तशिंज कहा जाता है। उसके बाद सेवेंथ जो हमारे पास डिजीज है दैट इज कॉल्ड नमूनिया। नमूनिया कहा जाता है, नमूनिया। एंड एट जो हमारे पास डिजीज है दैट्स कॉल्ड द मीजल्स। मीजल्स को जो है गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है, गर्दन तोड़ बुखार। अब नाइन्थ जो हमारे पास डिजीज है दैट इज कॉल्ड द मेनिंजाइटिस कहा जाता है। सॉरी, मीजल्स को खसरा कहा जाता है, मीजल्स को उर्दू में खसरा कहा जाता है। एंड मेनिंजाइटिस को कहा जाता है गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है इसे। तो ये 9 हमारे पास कुछ ऐसी डिजीज थी। और 10th हमारे पास जो 10वीं डिजीज है दैट इज कॉल्ड डायरिया, जिसे हम दस्त कहते हैं, डायरिया। तो ये 10 हमारे पास ऐसी डिजीज थी। इन डिजीज से बचने के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम आया था। फिर इस प्रोग्राम के तहत इन डिफरेंट डिजीज़ की जो ना उन्होंने वैक्सीन बनाई। डिफरेंट बच्चों को उन्होंने ना वैक्सीन देना शुरू कर दी ताकि उनको जो ना इन डिफरेंट डिजीज़ से हम क्या कर सकें, उनकी जो है हिफाजत कर सकें, प्रोटेक्शन कर सकें। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ की जो हमारे पास वैक्सीन है मोस्टली ये ना 6 स्टेप में दी जाती है कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी बर्थ से लेकर 15 मंथ तक उसको ना इन सब डिजीज़ की जो ना वैक्सीन दी जाती है। मगर वो जो वैक्सीन जो थी वो उसको जो ना 6 स्टेप में दी जाती थी, 6 विजिट के दौरान दी जाती थी। सारी जो ना डिजीज 6 विजिट में उनको क्या कर दिया जाता है, कभी एक स्टेप में 2-3 डिजीज़ की उन्होंने वैक्सीन लगा दी, दूसरे स्टेप में 2-3 डिजीज़, इस तरह से 6 स्टेप में क्या करते थे, एनी 10 डिजीज़ की वो ना वैक्सीन जो ना लगा देते थे। अब इनका जो ना नाम EPI क्यों रखा गया, क्योंकि EPI इस वजह से इनका नाम रखा गया क्योंकि आगे फ्यूचर में चलकर इनके साथ और भी जो ना ऐसी वैक्सीन ऐड करनी है जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से क्या करेगी, फाइटिंग करेगी, लड़ेगी, जो अगेंस्ट क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो मतलब कि इम्यूनाइजेशन रिलेटेड और भी वैक्सीन इनके अंदर ऐड करनी है, इस वजह से इसका नाम रखा गया एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो ये मोस्टली हमारे पास थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट द EPI, जिसके अंदर हमने EPI का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा कि उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन पूरी जितनी भी हमारे पास 10 डिजीज़ है, एक एक डिजीज़ को जो ना हम उसकी पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि वो डिजीज़ क्यों होती है, उसका क्या रीज़न है, उसके कौन इफेक्ट होते हैं। फिर बच्चों के जो विजिट के दौरान जो टीके लगते हैं वो कौन सा टीका कितना लगता है, कौन सी उम्र में कौन सा टीका लगता है, बाय बर्थ जो ना कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।